विश्वास एकेडमी। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं विश्व और भारत के भाषा परिवार। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। चलिए देखेंगे। ओके, तो लास्ट लेक्चर में जो चीज़ें मैंने आप लोगों से डिस्कस कर ली थी वो क्या क्या थी, हम उन पे आ जाते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये समझा दिया था कि भाषा क्या होती है ना। भाषा के साथ साथ मैंने आपको ये बता दिया था कि भाषा के प्रकार क्या हैं। मैंने आपको ये बता दिया था कि विशेषताएं क्या क्या हैं, राइट। साथ ही साथ कुछ बेसिक डिटेल जो है भाषा के बारे में वो हम लोगों ने अच्छी तरह डिस्कस कर ली थी। चलिए आज हम कवर करने वाले हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं और इंडिया में कौन कौन से भाषा परिवार एक्टिव हैं। तो चलिए देखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो याद रखना है विश्व में 3000 से ज्यादा भाषाओं को कुल 12 भाषा परिवारों में बांट के रखा है। मतलब जितना हमारा पूरा ग्लोब है, जितनी पूरी पृथ्वी है, उनमें विश्व में कई सारे अलग अलग देश हैं, विभिन्न देशों की विभिन्न भाषाएं हैं, है ना। तो इन विभिन्न भाषाओं में कुछ न कुछ समानताएं भी हैं और कुछ न कुछ असमानताएं भी हैं, है ना। इनका ध्यान रखते हुए समानता और असमानता के आधार पर इनका वर्गीकरण जो किया है, इस वर्गीकरण में आप देखेंगे कि कुल जो है 12 भाषा परिवार हम लोगों ने बनाए हुए हैं, है ना। चलिए देखेंगे। सबसे पहला भाषा परिवार है भारोपीय। ये सबसे बड़ा भाषा परिवार है। इसके अंदर 10 शाखाएं आती हैं। कहाँ कहाँ बोलते हैं, नाम से ही क्लियर है, भारत, यूरोप और उसके आसपास के क्षेत्रों में, है ना। नेक्स्ट आप देखेंगे द्रविड़। द्रविड़ भाषा परिवार दक्षिण भारत में श्रीलंका, भूटान, नेपाल के आसपास। तीसरा है चीनी तिब्बती। चीन, तिब्बत, म्यांमार वाले एरिया में जो इस परिवार की भाषाएं हैं वो बोली जाती है। अगला है सेमेटिक, यहूदी क्षेत्र में। हेमेटिक, मिस्र और यूनान में। अगला है आग्नेय, इसको ऑस्ट्रिक या जनजातीय भाषा भी आप बोल सकते हैं। ये जनजातीय क्षेत्रों के साथ साथ इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, यहाँ काफी ज्यादा बोली जाती है। यूराल, यूराल जो है वो कोरिया, जापान और यूरोप के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। अगली है बंटू, ये नाइजीरिया, कामरून, बेसिकली अफ्रीकन जो जनजातियां हैं उनमें बोली जाती है। अगला है अमेरिकी, पूरे अमेरिका क्षेत्र में। नेक्स्ट कॉकेशियस, जॉर्डन, तुर्कमेनिस्तान, रशिया के आसपास बोली जाती है। अगला भाषा परिवार है सूडान भाषा परिवार, अफ्रीका में है। और लास्ट भाषा परिवार है बुशमैन, जो कि है साउथ अफ्रीका में। तो ये कुल 12 भाषा परिवार हैं। समानता असमानता को बांट रखा है ना। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भाषा परिवारों को किन आधारों पर बांटा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए काल के आधार पर, है ना, महाद्वीपों के आधार पर, है ना। किन किन के आधार पर बांटा जा रहा है? काल के आधार पर, महाद्वीपों के आधार पर। आई एम सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस, आज मेरा पेन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, सॉरी फॉर दैट। इस सेक्शन को हम लोग आगे कवर करते हैं। चलिए देखेंगे आगे। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा भाषा परिवार जो है वो है भारोपीय भाषा परिवार, यानी कि भारत, यूरोप और आसपास के क्षेत्रों वाला परिवार। इसमें टोटल 10 शाखाएं हैं जिन्हें ध्वनि के आधार पर 2 भागों में बांटा है ना। ये ध्वनि है सतम और कैंतम। ये बेसिकली क्या होता है, आप देखेंगे एक शब्द है 100, है ना, हम लोग बोलते हैं 100, राइट। तो एक भाषा विशेषज्ञ रहे हैं जिन्होंने देखा कि इसको स्पेल आउट किया जाता है इस तरीके से, है ना। अब कुछ भाषाएं ऐसी है जिसमें इसका प्रोनाउंसिएशन है सेंटम और किसी में है कैंटम। तो उन्होंने इसी को आधार मानकर भाषा में कौन कौन सी भाषाएं निष्ठुर हैं, है ना, और कौन सी भाषाएं नरम है, ये देखते हुए क्या कर दिया, 2 अलग अलग भारोपीय भाषा के परिवारों को बांट दिया, है ना। तो आप देखेंगे एक है सतम। सतम यानी कि जो इसके प्रोनाउंसिएशन को स पढ़ते हैं वो है भारत ईरानी, स्लाविका, आर्मीनी, अल्बानी, राइट, इन क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा। और जो इस शब्द को कैंटम पढ़ते हैं, ध्यान देंगे ये निष्ठुर भाषा वाले लोग हैं। कैसी भाषा वाले लोग हैं? निष्ठुर, राइट। देखें यहां मैं आपको बताती हूँ।
ये थोड़े से निष्ठुर भाषा वाले लोग हैं, कठोर भाषा है इनकी। और वहीं ये जो लोग हैं ये बिल्कुल ही नरम भाषा वाले लोग हैं। हाँ, तो जो कठोर भाषा वाले लोग हैं उनमें है जर्मनिक, केल्टिक, ग्रीक यूनानी, लिखरी, राइट, इटालिक और तोखारी। आपको इन सब चीजों को क्यों याद रखना है मैं आपको वो बता देती हूँ। यदि आपसे प्री ओरिएंटेड क्वेश्चंस में यदि पूछ लिया जाए, एमसीक्यूज में पूछ लिया जाए, तो ये शब्द हमें याद होंगे। मान लीजिए पूछ लिया इनमें से कौन केंतुम से संबंधित है, या इनमें से कौन सतम के अंतर्गत आता है, इस तरीके से पूछ लिया जाए तो हम बता पाएंगे। एज वेल एज अगर हमसे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स में शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है तो हमें भारतीय भाषा के बारे में बताने को एक बड़ा एलिमेंट मिल जाता है ना। जैसे मैं आपसे थोड़ी देर पहले बात कर रही थी कि भाषा का वर्गीकरण किन आधारों पर होता है, तो यहाँ देखिए 5 आधारों पर होता है। सबसे पहले तो भाषा परिवार, जो कि हमने अभी देखा। अगला है देश, है ना, क्योंकि विभिन्न देशों में विभिन्न भाषाएं हैं। महाद्वीप के आधार पर, काल के आधार पर, और आकृति। अभी आकृति क्या है मैं आपको आगे चलकर समझाऊंगी, है ना। जिनमें से भाषा के वर्गीकरण के लिए सबसे ऑथेंटिक माने जाते हैं भाषा परिवार। आपस में संबंधित भाषाओं के परिवार को भाषा परिवार बोला जाता है। और भाषा परिवार के 2 मूलक होते हैं, है ना। देखिए, एक मूलक है इसका परिवार मूलक और एक है इसका आकृति मूलक। अभी परिवार मूलक और आकृति मूलक क्या होते हैं थोड़ा सा मैं आपको ये समझा देती हूँ। परिवार मूलक जो होता है ना, इसके अंतर्गत विश्व के भाषा परिवार उनका वर्गीकरण शामिल होता है। और आकृति मूलक की बात करेंगे तो इसमें शब्द और अर्थ, है ना, इनकी समानता और असमानता देखी जाती है। यदि शब्द और अर्थ तत्व में समानता है तो बोला जाता है भाषा योगात्मक है, आकृति में, है ना। और यदि शब्द और अर्थ में समानता ना हो तो बोला जाता है कि भाषा कैसी है, अयोगात्मक है ना। अब ये कैसे होता है अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप देखेंगे एक सेंटेंस लिखा है, राम ने रावण को बाण से मारा। जो माफ कीजिएगा, आज पेन थोड़ा ठीक से काम नहीं कर रहा है, थोड़ी सी इनकन्वीनियंस आप लोगों को पढ़ने में होगी, है ना। एक सेंटेंस है हमारे पास, राम ने रावण को बाण से मारा, है ना। अब देखिए, इसमें मैं बात करूंगी अर्थ तत्व की। कौन कौन से अर्थ तत्व हैं, है ना। तो यहाँ राम, रावण, बाण और मारा ये अर्थ तत्व हैं। और ये ने, को, से ये संबंध बताने वाले शब्द होते हैं, है ना। तो जहां आपको दोनों में समानता दिखाई पड़ती है अर्थ और संबंधों में, वो होती हैं योगात्मक भाषाएं। और जहां अर्थ और संबंध में समानता ना दिखे वो होती हैं अयोगात्मक भाषाएं, राइट। तो होपफुली आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। चलिए अब बात करेंगे हम भारत के भाषा परिवारों के बारे में। भारत में कौन कौन से भाषा परिवार प्रिवेलेंट है। भारोपीय, द्रविड़, आग्नेय और चीनी तिब्बती, 4 भाषा परिवार हैं विश्व के जो भारत में बोले जाते हैं। पहले बात कर रहे हैं हम लोग भारोपीय की, है ना। भारोपीय जो है ये उत्तर भारत में बोली जाती है। द्रविड़ की बात करेंगे तो ये दक्षिण भारत में मेनली बोली जाती है। जनसंख्या के आधार पर भारत में इसका स्थान दूसरा है। और तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, तमिल ये सब इसके अंदर शामिल है। आग्नेय की बात करें जनजातीय भाषाएं, तो जनजातीय क्षेत्रों में जैसे एमपी, सीजी, जम्मू कश्मीर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है ना। इनमें जो शामिल प्रमुख भाषाएं हैं मुंडा, गारो, खासी, है ना, संथाल, ये जो सब भाषाएं हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं, राइट। चलिए अब लास्ट बात करेंगे चीनी तिब्बती। ये भारत के उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में बोली जाती है। इसे बोलने वालों को बोला जाता है निषाद, राइट। चलिए अब बात कर रहे हैं हम भारतीय आर्य भाषा का विकास हुआ कैसे। हमें पता है कि उत्तर भारत में जो भारतीय भाषा है वो भारतीय आर्य भाषा से ही मिलकर के हमारे सामने आई है। तो भारतीय आर्य भाषा का विकास कैसे हुआ है पहले मैं इस पर बात कर लेती हूँ। देखिए, कालक्रम की दृष्टि से देखें तो प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, है ना, 3 फेजेस में ये हमारी जो सबसे पहले बार जो हम लोगों ने मौखिक भाषा का इस्तेमाल किया था वो किया था वैदिक काल में। वैदिक काल में बोली जाती थी क्लिष्ट वैदिक संस्कृत, है ना, वो हमारी भारतीय आर्य भाषा थी। उस आर्य भाषा का विकास होते 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 आधुनिक काल में हम पहुंचे कहां तक, हिंदी तक, राइट। तो ये हम कैसे पहुंचे हैं, बेसिकली ये आर्य भाषा के विकास की बात हो रही है। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी 2000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, जो कि प्राचीन आर्य भाषा का समय था, तब कैसी भाषाएं बोली गई हैं। देखिए,
भारत में भाषा का विकास आर्यों के आगमन से माना गया है। आर्यों के साथ जिस भाषा का विकास हुआ उसे वैदिक संस्कृत बोलते हैं, हमने अभी डिस्कस किया है ना। भारतीय आर्य भाषा का विकास संस्कृत से हुआ। अब इसको किन किन फेजेस में पढ़ा जाता है हम वो देखेंगे। सबसे पहले हमारे सामने थी वैदिक संस्कृत, है ना, जो मूल संस्कृत थी, जो बहुत क्लिष्ट थी, जिनमें वेद लिखे गए हैं, वो कहलाती है वैदिक संस्कृत। अब देखिए, हर कोई उस समय वेदों को पढ़ने में सक्षम नहीं था, उनको सरल किया गया है, भाषा का सरलीकरण किया गया है, तब जाके बनी है लौकिक संस्कृत। तो अगला जो फेज आता है संस्कृत का, वो आता है लौकिक संस्कृत का, 1000 से 500 ईस्वी पूर्व। वैदिक संस्कृत के सरलतम रूप को लौकिक संस्कृत बोलते हैं, इसे देव भाषा भी बोला गया है। क्वेश्चंस को याद रखना है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में हमारे सामने आते हैं, इसलिए ध्यान रहे, है ना। तो प्राचीन काल में हमारे पास 1500 से 500 ईस्वी पूर्व तक भाषा के 2 फेज थे, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। अब जैसे जैसे समय बदला है, बदलते परिवेश में बहुत सारे चेंजेस आए। अगला आया है मध्यकाल में। अब मध्यकाल में नए धर्म आ गए थे, है ना, तो नए धर्मों के आने से प्लस नए नगर बस गए थे, महाजनपदों का उदय हो गया, तो बहुत सारी फोक लैंग्वेजेस, लोकल लैंग्वेजेस, ये सब हमारे सामने आ गई थी, है ना। तो इन्हें देखते हुए हम चलते हैं कि लोकल लैंग्वेजेस के आधार पर क्या क्या हमारे सामने आया। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी मध्यकाल में हमारे सामने थी 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व तक प्रथम प्राकृत या पाली भाषा, है ना। पाली भाषा को ही प्रथम प्राकृत भी बोलते हैं। जैन ग्रंथ जो है वो इस भाषा में लिखे गए हैं, है ना, सॉरी, जो बौद्ध ग्रंथ हैं वो इस भाषा में लिखे गए हैं। देखेंगे लौकिक का जो अपभ्रंश है उसको पाली कहा गया है। गौतम बुद्ध ने अपने उद्देश्य पाली में दिए हैं और इसे देश भाषा बोला है, या प्रथम देश भाषा भी इसी को बोलते हैं। अगले फेज में हमारे सामने और जब इस भाषा का विकास हुआ, जब जैन धर्म आ गया, तब प्राकृत भाषा 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, है ना, पाली का अपभ्रंश हुआ जिसे प्राकृत बोलते हैं, है ना। तो अत्यधिक सरल होने के कारण इसे गांव की भाषा या आम जन की भाषा भी बोला जाता है ना। महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में अपने उपदेश दिए, राइट। तीसरा है तृतीय प्राकृत या फिर अपभ्रंश या अवहट्ट, 500 से 1000 ईस्वी तक ये भाषा बोली गई है। तो अपभ्रंश का शब्द का अपने आप में मतलब होता है पतन, यानी कि जब किसी भाषा को तोड़ा मरोड़ा जाए, भाषा का पतन हो जाए, तो उसे बोला जाता है अपभ्रंश, है ना। साहित्य में अपभ्रंश साहित्य का तात्पर्य ऐसी भाषा से है जो प्राकृत भाषा से विकसित हुई है ना। तो अपभ्रंश का अपभ्रंश कहलाता है अवहट्ट, है ना। अवहट्ट जो है वो अपभ्रंश के बाद वाला फेज है, राइट। अपभ्रंश के बाद वाला फेज क्या है? अवहट्ट। किससे बना है? अपभ्रंश का अपभ्रंश जो था वो अवहट्ट हो गया, और इसी को परवर्ती अपभ्रंश भी बोला जाता है ना। अब देखिए, अपभ्रंश को अलग अलग भाषा विज्ञानियों ने, आचार्यों ने अलग अलग नाम दिए हैं, तो हम वो देख लेते हैं, है ना। आचार्य दंडी ने अपभ्रंश को, ये अपभ्रंश है, इसको इग्नोर कीजिएगा, इसे आमिर भाषा कहा है। स्वयंभू ने कहा है इसे देशी भाषा। भरत मुनि से अशुद्ध भाषा बोलते हैं, वहीं चंद्रधर शर्मा गुलेरी से पुरानी हिंदी कहते हैं, है ना। अब हम अलग अलग रचनाएं देखेंगे, कौन से काल में कौन सी रचनाएं हुई हैं। पहले मैं बात करूंगी अपभ्रंश काल की रचनाएं, जिनमें सबसे पहले कवि माने जाते हैं स्वयंभू, इन्होंने लिखी है परमचर्यु। अगले हैं पुष्पदंत, जिन्होंने लिखा है जसहरचर्यु। अगले हैं धनपाल, जिन्होंने कहा है भविष्यत कहा। इसी तरह देखेंगे अवहट्ट काल की रचनाएं, तो विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना की है, दामोदर पंडित ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना की है, अब्दुल रहमान ने संदेश रासक की रचना की है, और ज्योतिश्वर ठाकुर, ये ज्योतिश्वर ठाकुर है, इन्होंने वर्ण रत्नाकर की रचना की है, राइट। अब बात करेंगे हम आधुनिक हिंदी की। देखिए, आधुनिक हिंदी अपने आप में ये एक्चुअल जो हिंदी का फॉर्म है, आपको यहाँ से समझ में आएगा। अभी तक तो जो भाषाएं चल रही थी वो या तो वैदिक संस्कृत थी, लौकिक संस्कृत थी, या फिर फोक लैंग्वेजेस थी, पाली प्राकृत, अपभ्रंश अवहट्ट। हम हिंदी की तरफ नहीं बढ़े थे, लेकिन आधुनिक काल में जब आप 1000 ईस्वी के आसपास आ गए, तब आप पहुंचे हैं आदिकाल में। आदिकाल में आपने प्रारंभिक हिंदी देखी है। अवहट्ट काल के बाद की जो भाषा है जिसका प्रयोग साहित्य में 1000 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, उसे आरंभिक हिंदी बोलते हैं। आरंभिक हिंदी जो है बेसिकली हिंदी की बहुत सारी जो बोलियां थी उन्हीं से इसका स्वरूप विकसित हुआ है। रचनाकार आपके सामने है, सुधीर अग्रवाल ने लिखी है प्रद्युम्न चरित्र, मुल्ला दाऊद ने लिखी है चंद्रयान, शालिभद्र सूर्य ने लिखी है भरतेश्वर बाहुबली रास, है ना। अगला समय आता है आपका मध्यकालीन हिंदी का। ध्यान रखिएगा, वो मध्यकाल जो है वो कैटेगरी थी और ये सब कैटेगरी है, राइट। तो मध्यकालीन हिंदी 1350 से 1850 तक हमारे सामने मध्यकालीन हिंदी रही है। इस समय खड़ी बोली का जो मिश्रित स्वरूप है उसका प्रचलन शुरू हुआ। इस काल में आदिकालीन हिंदी के साथ साथ उर्दू, अरबी, फारसी आदि के मिश्रण से मध्यकालीन हिंदी का जन्म हुआ, यानी कि हिंदी में इन सारी भाषाओं के शब्द जो थे वो मर्ज हो गए। इस काल की बोलियां कौन सी हैं? ब्रज है, अवधी है, और इन्हीं को मिलाकर ब्रज का सहारा लेकर आरंभिक हिंदी में रचना की, अवधी का सहारा लेकर आरंभिक हिंदी में रचना की, और खड़ी बोली में,
है ना। ये सारी जो चीजें हैं हमारे सामने अवेलेबल हैं, यहाँ आप अच्छे से पढ़ सकते हैं इन्हें, है ना। ब्रज के रचनाकार रहे हैं सूरदास, रचना है इनकी सूरसागर। रसखान ने लिखी है प्रेम वाटिका या सुजान रसखान। पद्माकर ने लिखी है हितोपदेश, और बिहारी ने लिखा है बिहारी सतसई। अवधि रचनाएं देखेंगे, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है पद्मावत, नूर मोहम्मद ने लिखा है इंद्रावली, है ना। उस्मान ने लिखा है चित्रावली, और अली शाह ने लिखी है प्रेम चिंगारी। खड़ी बोली की रचनाएं देखेंगे, जटमल ने लिखी है गौरा बादल की कथा, संत प्राणनाथ ने लिखा है कुलजम स्वरूप, और रहीम ने लिखी है मदनाष्टक। राइट, चलिए आगे बात करेंगे अपभ्रंश और उससे निकली बोलियों के बारे में। राइट, चलिए देखते चलते हैं, है ना। अपभ्रंश और उनसे निकली बोलियां आपको कैसे पढ़नी, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो बहुत सारे अपभ्रंश रहे हैं उनसे कई सारी बोलियों का विकास हुआ है। अपभ्रंश का मतलब क्या होता है, किसी भी भाषा का टूटना। तो भाषा टूटती गई, भाषा के नए फॉर्म बनते चले गए, और अपभ्रंश से नई उपभाषाएं और बोलियां बनी है ना। तो देखिए टेबल आपको अच्छे से याद करनी है। शॉर्ट से इनसे 3 उपभाषाएं निकली हैं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। और बोलियां सामने लिखी हैं। पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं कौरवी, हरियाणवी, ब्रज बुंदेली। राजस्थानी हिंदी की है मालवी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, जयपुरी। पहाड़ी हिंदी की है कुमायूनी और गढ़वाली। राइट, इसी तरह आप देखेंगे अर्धमागधी से निकली है उपभाषा पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी से जो बोलियां निकली है वो है बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी। इसी तरह मागधी से जो उपभाषा निकली है वो है बिहारी हिंदी, और जो बोलियां हैं भोजपुरी, मैथिली, मागधी। देखिए महाराष्ट्री से जो उपभाषा निकली है मराठी, और ब्राचड़ से सिंधी पंजाबी। यहाँ इनसे कोई बोलियां नहीं बनी क्योंकि इनका कोई और टूटा हुआ रूप सामने नहीं आया। मराठी को उसी फॉर्म में बोला गया, सिंधी पंजाबी को उसी फॉर्म में बोला गया। यहाँ उपभाषा से बोलियां क्यों बनी, क्योंकि पूर्वी हिंदी को और तोड़ा गया, तो बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरीके से बोला गया। राइट, लेकिन मराठी, सिंधी, पंजाबी को उसी तरीके से बोला गया है ना। अब देखिए ये सारी रचनाओं की हमने चर्चा कर ली है। अब मैं बात करूंगी आधुनिक कालीन हिंदी की आप लोगों से। तो यहाँ देखिए आधुनिक कालीन हिंदी 1850 से अब तक हमारे सामने है। 19वीं से 20वीं शताब्दी आते आते ब्रज और अवधी बोलियों का समय जो था, है ना, वो सामने था। इसके बाद आप देखेंगे कि बहुत सारी अलग अलग युग में अलग अलग भाषाएं हमारे सामने आई। जैसे इसको देखिए आधुनिक कालीन हिंदी पढ़ने के लिए हमने अलग अलग फेजेस में इसको बांटा है। सबसे पहले हमने पढ़ा है भारतेंदु पूर्व युग, है ना। फिर आएगा ये 1850 से 1868 तक रहा है। फिर भारतेंदु युग जो 1868 से 1900। फिर द्विवेदी युग जो कि 1900 से 1918। और फिर आप पढ़ते हैं छायावादी युग 1918 से 1938। अच्छा, इसके बाद कायदे से आता है प्रगतिवाद, लेकिन इन दोनों के बीच में एक छोटा सा फेज आता है राष्ट्रवादी युग, है ना। और फिर अगला है प्रयोगवाद, और प्रयोगवाद के बाद जो आज की डेट में आप पढ़ रहे हैं उसे कहते हैं हम नई कविता। राइट, तो ये जो सारी चीजें हैं ये हमारे सामने आधुनिक कालीन हिंदी के अंतर्गत हमें इन्हें पढ़ना है। राइट, तो चलिए देखेंगे इनको एक एक करके। पहले बात कर रहे हैं हम लोग भारतेंदु पूर्व युग की। इस काल में हिंदी खड़ी बोली के रूप में विस्तृत होने लगी थी, और हिंदी भाषा पर से ब्रिज और अवधी जैसी भाषाओं का प्रभाव जो था वो कम होने लगा, है ना। और व्याकरण संबंध परिवर्तन जो थे वो हिंदी में होने लगे। रचनाएं आप देखेंगे रानीखेत की कहानी, सुख सागर, प्रेम सागर, राइटर्स आपके सामने हैं, है ना। इसके बाद हम देखेंगे आगे। अभी भारतेंदु पूर्व युग का मतलब क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। मतलब यहाँ पे जो साहित्यकार रहे हैं भारतेंदु जी, उनसे पहले का समय, है ना। हिंदी जो थी, ब्रज और अवधि का इफेक्ट हिंदी से धीरे धीरे खत्म हो, यानी कि फोक लैंग्वेजेस का इफेक्ट जो है वो धीरे धीरे कम हो गया। भाषा थोड़ी सी शुद्ध होने लगी, यानी कि भाषा में व्याकरण इंट्रोड्यूस किया जाने लगा, और खड़ी बोली के रूप में ये विस्तृत होने लगी इस समय। राइट, इसी काल में हिंदी भाषा के गंवारूपन को दूर करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य राजा शिव प्रसाद और राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा किया गया था। अगली बात करेंगे भारतेंदु युग की, है ना। तो भारतेंदु युग में हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है इसे, और हिंदी साहित्य के नव जागरण के अग्रदूत भी हैं भारतेंदु जी। इस काल में कविता के क्षेत्र में ब्रज भाषा का प्रयोग शुरू हुआ, और गद्य के क्षेत्र में खड़ी बोली का प्रयोग शुरू हुआ, याद रखने वाला फैक्ट है। साथ ही गद्य की बहुत सारी नई विधाएं, गद्य की विधाएं यानी कि कहानी, उपन्यास, नाटक, आलोचना आदि का जो विस्तार है वो शुरू हो गया, है ना। बात करेंगे अब प्रमुख विशेषताओं की, किस काल की प्रमुख विशेषताएं क्या रही है। तो रही है राष्ट्रीयता की भावना, है ना। समय आप देखेंगे तो समय ही ऐसा है कि जब अंग्रेजों ने हमको कैप्चर कर रखा है
है ना। तो एक राष्ट्रीयता का भाव धीरे धीरे है, सामाजिक चेतना का विकास हो रहा है, लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, है ना। भक्ति भाव है, प्रकृति चित्रण है, अंग्रेजी भाषा का विरोध है। इस समय की जो रचनाएं रही हैं उनमें यही आपको देखने को मिलेगा, है ना। महत्वपूर्ण रचनाएं और उनके राइटर्स आपके सामने हैं, राइट। चलिए आगे आने वाले द्विवेदी युग और जितने भी अन्य युग आने वाले हैं, छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, इन सभी की जो डिटेल है वो मैं आने वाले लेक्चर में आपसे डिस्कस करूंगी। दैट्स ऑल फॉर द लेक्चर। थैंक यू।